तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स पढ़ लिए थे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के न्यूमेरिकल देखे, पहले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी देखा। लास्ट लेक्चर में हमने जो 4-5 न्यूमेरिकल्स जो करवाए थे वो न्यूमेरिकल्स थोड़े आसान थे, जिसमें आप लोगों को कुछ दिमाग लगाना नहीं था। इसमें से फार्मूला यूज़ करके आप लोगों को आंसर्स आ जाते थे। पर अभी जो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा वो इतने आसान नहीं होंगे कि सिर्फ फार्मूला लगाया और आपको आंसर आ गया, इस तरह से नहीं। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो JEE के ओरिएंटेशन से आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। JEE या फिर नीट के ओरिएंटेशन। CET में इतने टफ एग्जाम्पल्स आते नहीं हैं। CET में जैसे मैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करवाए थे वही टाइप के सम कुछ आएंगे जो ये लेक्चर में भी मैंने करवाया। पर ये लेक्चर में थोड़े टफ सम करवाए, जिसमें आपको कुछ लास्ट चैप्टर का भी कंसेप्ट थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.50 atm pressure. Okay, ammonia hydrogen sulfide decomposes to yield NH3 and H2S gas in the flask. When the decomposition reaction reaches equilibrium, the total pressure in the flask rises to 0.80 atm. The equilibrium constant for this temperature is, तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और उन्होंने आपको NH4HS दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको NH4HS का रिएक्शन लिखना होगा। तो आपका NH4HS का रिएक्शन होगा NH4HS गिव्स NH3 प्लस H2S, ठीक है। तो आपका जो NH3 और जो H2S रहेगा प्रोडक्ट में, वो आपका गैसियस स्टेज में रहेगा। उन्होंने क्लियरली बोला है, देखिए, द डिकम्पोजेस टू यील्ड NH3 एंड H2S गैसेस इन द फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका गैसियस फेज में रहेगा। पर यहाँ पे जो आप लोग NH4HS जो रिएक्टेंट के प्लेस में लोगे, तो रिएक्टेंट आपका रहेगा सॉलिड। तो सॉलिड से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में मिलने वाला है? गैसियस फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन, जो NH4HS गिव्स NH3 प्लस H2S। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि NH4HS का सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए कुछ प्रेशर नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने उसका वैल्यू A लिया है। तो हम लोगों ने कुछ कंसिडर नहीं करना है उसको, ठीक है। अभी दूसरा था अपने पास NH3 प्लस H2S। तो NH3 और H2S जो है वो एज पर सम उन्होंने बोला था कि वो गैसियस फेज में है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने नीचे गैसियस और गैसियस लिख दिया है, ठीक है। तो इसका जो उन्होंने प्रेशर बोला था, वो प्रेशर उन्होंने कितना बोला था? 0.5 atm। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 0.5 atm प्रेशर उसका रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर लिया 0.5 atm। अभी जब ये आफ्टर इक्विलिब्रियम में फिर फाइनल कंडीशन में जाएगा, तो उसका H2S का कुछ ना कुछ तो प्रेशर ज़रूर एग्जिट होगा। तो उन्होंने H2S का प्रेशर कंसिडर किया हम लोगों ने x। तो यहाँ पे x कंसिडर किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। अभी देखो ये a माइनस एक्स होगा, तो a माइनस एक्स ये तो सॉलिड फेज में है। तो अगर ये आपका जो सॉलिड फेज में है तो इसके लिए कोई प्रेशर आएगा नहीं, तो हम लोगों को ये सब में लेना भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जब टोटल प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 0.5 प्लस एक्स लेना है, तो 0.5 प्लस 2x, ठीक है। तो उन्होंने सम में आपको टोटल प्रेशर भी देखे रखा था। टोटल प्रेशर उन्होंने आपको सम में क्लियरली मेंशन किया है, द फ्लास्क राइजेस टू 0.8084 atm, ठीक है। द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क राइजेस टू 0.84 atm। कहाँ से? 0.50 से 0.84, ठीक है। तो 0.84 आपका टोटल प्रेशर है। आपको आफ्टर इक्विलिब्रियम 0.5 प्लस एक्स करना है, तो 0.5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0.84। तो 0.84 में से मेरा 0.5 चला गया, इज इक्वल टू 2x, तो मेरा x का वैल्यू आता है 0.17। अभी हम लोग KP फाइंड आउट करने को उन्होंने बोला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, प्रेशर दिया है, गैसियस फेज में दिया है, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? KP। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता? KC। ये सब में आपको क्या फाइंड आउट करना है? KP, ठीक है। तो मैंने KP का फॉर्मूला लिख दिया, प्रेशर ऑफ NH3, सो प्रेशर ऑफ NH3 इनटू प्रेशर ऑफ H2S। अभी यहाँ पे डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NH4HS नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो NH4HS जो है वो सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर ऑफ NH3 और प्रेशर ऑफ H2S ही आएगा। तो इसलिए मैंने प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S लिख दिया। तो प्रेशर ऑफ NH3 आपको 0.5 प्लस एक्स था, तो इसलिए 0.5 प्लस एक्स का वैल्यू आपको आया 0.17। तो 0.5 प्लस 0.17 इंटू एक्स का वैल्यू 0.17, तो 0.67 इंटू 0.17। तो इस तरह से आपका KP का वैल्यू आता है 0.1139।
तो देखो अगर आपका 0.1139 अगर यहाँ पे आंसर आता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिखता है। तो इसलिए ये सम का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये IEEE 2005 का क्वेश्चन था और काफ़ी थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फॉर द इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 gives 2NH3 Kc at 1000 Kelvin is 2.37 into 10⁻³ if at equilibrium concentration of N2 is 2 molar and concentration of H2 is 3 molar then the concentration of NH3 आपको निकालने को बोला है। ठीक है, तो ये सब में आपको क्या करना है, आपके पास उन्होंने Kc का वैल्यू दिया है, यहाँ पे उन्होंने आपको N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोल्स पर लीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने मोलर M लिखा है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ही होता है। इसका मतलब मोलरिटी भी आपका कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने का एक तरीका है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 का उन्होंने यूनिट दिया 2 मोलर और H2 का दिया है 3 मोलर और उन्होंने बोला है कि आपको NH3 का आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। Kc का वैल्यू उन्होंने दिया था 2.37 × 10⁻³ N2 का वैल्यू दिया था 2 मोलर, H2 का वैल्यू दिया था 3 मोलर, NH3 आपको निकालना है। तो मैंने Kc के फॉर्मूला में Kc का फॉर्मूला लिख दिया NH3⁻2 डिवाइड बाय N2 इंटू H2⁻3। अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3⁻2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है NH3 के लिए, और H2 का 3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे H2 के लिए कितना है 3 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2.37 इंटू 10⁻³ Kc की जगह डाल दिया। NH3 के जगह पे मैंने x एक ऐसा अजम्पशन डाला कि उसका वैल्यू x है, तो मैंने x लिख दिया। ठीक है, बार बार NH3 लिखना थोड़ा टफ जाता है, इसलिए मैंने x डायरेक्टली लिख दिया। इंटू मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 3⁻3। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर आता है 2.37 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 27 इज इक्वल टू x²। ये सब सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू आता है 0.35। तो अगर आपको x का वैल्यू 0.35 आता है मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का वैल्यू भी कितना आएगा 0.35। देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 0.35 आया है, इसका मतलब कि आपका आंसर है सी। तो ये सम के लिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट ऑल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो उन्होंने बोला है कि अगर मैं कुछ वॉल्यूम में चेंज कर दूंगा तो कोई नंबर ऑफ मोल्स में कोई ऑल्टरनेशन नहीं आना चाहिए और उसने इक्विलिब्रियम का पोजीशन फॉलो करना चाहिए। तो नीचे दिए हुए कौन से एग्जांपल में ऐसा रहेगा जिसमें आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो इसके लिए मैंने कोई सोल्यूशन नहीं दिखा है, इसके लिए आपको खुद को दिमाग लगाना है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि ये सोल्यूशन आपको यह है जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका आंसर आपको देख के आना चाहिए। देखो हम लोगों ने जब डेल्टा n इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब उसका मतलब होता है कि वो इक्विलिब्रियम में है, राइट। डेल्टा n इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में है। अभी डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का एडिशन या फिर समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो मैं अगर फर्स्ट रिएक्शन देखूंगा तो फर्स्ट रिएक्शन में मेरा प्रोडक्ट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट का अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक समेशन करूंगा तो यहाँ पे O2 का 1 है और N2 का 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब कि 2 और 2 मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि आपका इसका 49 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अभी हम लोग बाकी के ऑप्शन भी क्रॉस चेक करते हैं कि बाकी के ऑप्शन राइट है या नहीं। पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम में नंबर ऑफ ऑप्शंस राइट हो सकते थे, तो हम लोगों को बाकी के रिएक्शंस भी चेक करने हैं कि बाकी के आंसर जो है वो राइट है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। चलो, तो हम लोगों ने ए ऑप्शन में तो पता चल गया कि डेल्टा एन का वैल्यू 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि एनओ का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, O2 का 1 है और N2 का 1 है, तो 2 - 2 इज 0। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में बी रिएक्शन में देखते हैं। बी में क्या दिया है, Cl2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आएगा, PCl3 का 1 आएगा, तो 1 + 1 = 2। पर यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में देखो PCl5 सिर्फ एक ही दिया है, तो मतलब 2 - 1 = 1, तो यहाँ पे डेल्टा एन आएगा क्या, ये नहीं आएगा।
तो ये देखो यहाँ पे 1 वैल्यू आता है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट में जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करेगा, ठीक है। वैसे हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि N2 + 3H2। तो देखो अभी जो NH3 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, ठीक है। तो और H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो और N2 का कितना है, 1 है। तो 3 + 1 कितना होता है, 4, और यहाँ पे 2 है। तो 2 - 4 अगर आप लोग करोगे तो आपको कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये भी राइट नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखो, SO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, Cl2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। तो 1 - 1 + 1 = 2, और SO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। तो 2 - 1 = 1। तो यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका मतलब कि ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लोगों को क्या कंक्लूजन हुआ कि ये इक्वेशन में या फिर ये सब में आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको प्रोसीजर याद रखना है। ऐसे अगर आपको सम आते हैं तो ये सम आपको देख के सॉल्व करना है, इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आपको डेल्टा एन चेक करना है और ये चेक करना है कि डेल्टा एन का वैल्यू 0 आता है कि नहीं। अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम में जाते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट सम क्या बोलता है, देखो आपका नेक्स्ट सम में बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन Ha + B gives BH plus A minus excuse me A minus is 100. If the rate constant for the forward reaction is 10⁵, then the rate constant for the backward reaction is, देखो अभी यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है उन्होंने 100, और उन्होंने बोला है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10⁵, मतलब कि राइट फॉरवर्ड रिएक्शन का जो आपका रेट कांस्टेंट हुआ है वो 10⁵ है। देन आपको रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के झट से क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे निकालना है। तो Kc = हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक सम किया था CH3COO2H5 वाला, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने Kf और Kb का वैल्यू दिया था, तो उसमें हम लोगों का फॉर्मूला पता था। तो Kc = क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो Kc का वैल्यू दिया है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू दिया है, आपको बैकवर्ड रिएक्शन का निकालना है। तो सिंपल सा आंसर है इसका। तो हम लोग क्वेश्चन में जाते थे। देखो Kc = Kf/Kb, Kc का वैल्यू उन्होंने 100 दिया है, Kf का वैल्यू उन्होंने 10⁵ दिया। तो मैंने Kb का वैल्यू निकाला, Kb को इधर लेके गया, 100 को नीचे लेके गया। तो 100 को नीचे पर वापस 100 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁵ × 10⁻² हो जाएगा। तो 10⁵ × 10⁻² कितना आता है, 10⁻3। तो Kb का आंसर आएगा 10⁻3। तो यहाँ पे 10⁻3 कहाँ पे आपको दिख रहा है, यस दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखो ये PMT का सम है। PMT मतलब आपको पता है, PMT मतलब प्री मेडिकल टेस्ट होता है। तो CBSE का प्री मेडिकल टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सवाल आएंगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ टफ आएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 moles of NH3 when put into a previously evacuated vessel partially dissociated into N2 and H2, ठीक है। If at equilibrium 1 mole of NH3 is present, the equilibrium constant is, यहाँ पे भी सेम आपको Kc का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उन्होंने आपको केमिकल इक्वेशन दिया है 2NH3 gives N2 + 3H2। तो उन्होंने बोला है कि इनिशियल जो था, इनिशियल उन्होंने कुछ वैल्यू दिया था कितना, 2 moles of NH3 when put into a previously evacuated chamber। तो आपको उन्होंने 2 moles उन्होंने पहले ही दे के रखा था, इसलिए मैंने 2 moles लिख दिया। अब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ, इसलिए जो N2 और 3H2 का जो इनिशियल वैल्यूज आएगा वो 0 आएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स दिया। अभी आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू भी 2 कैसे आया। तो उन्होंने सम में क्लियरली ब्रैकेट में लिखा था कि प्रीवियसली इवैक्यूएटेड वेसल इज 1 लीटर इज फॉर 1 लीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 1 लीटर में उन्होंने प्रोसीजर किया है। तो 1 लीटर में अगर प्रोसीजर किया है तो मेरा 2 / 1 कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 2 ही लिख दिया। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम उन्होंने सॉल्व किया। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम देखा कि बोला कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। तो इफ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ NH3 इज प्रेजेंट। तो देखो उन्होंने बोला कि आफ्टर इक्विलिब्रियम अगर NH3 का 1 मोल रहेगा तो N2 का कितना रहेगा, 1 रहेगा, पर 3H2 का कितना रहेगा, 3 मोल्स रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, ये हम लोगों को जो हम लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशन का जो टेबल देखा था उस तरह से ये सॉल्व किया हुआ सम है, ठीक है। तो Kc =
N2 concentration of N2 into concentration of H2 पावर 3 डिवाइड बाय concentration of NH3 पावर 2 आएगा। तो मैंने ऊपर के सारे वैल्यूज इसमें डाल दिए, 1 इंटू 3 पावर 3 डिवाइड बाई 1, तो केसी का वैल्यू मुझे मिलता है 27। तो आपके सम में 27 कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी, 27 डिवाइड बाई 1 मोल स्क्वायर पर लीटर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 54 का, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा हिंट था, तो वो हिंट यही था कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और उन्होंने वॉल्यूम ब्रैकेट में दिया था 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 1 लीटर वॉल्यूम 1 होता है डिवाइड में, इसलिए तो सेम वैल्यू आया, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम में आपको बोलता है इन हैबस प्रोसेस। देखो अभी ये वाला जो सम है, ये वाले सम में आपको थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ लास्ट चैप्टर के जो क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर मतलब आपका जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, उसका एक थोड़ा कंसेप्ट जो है वो आपको ये सब में याद रखना पड़ेगा। और JEE में और नीट में कुछ इसी तरह से सवाल आएंगे। अभी तो आपकी शुरुआत है, इसलिए कुछ ज़्यादा आपको क्या बोलते हो लास्ट चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस नहीं आते, पर जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि जो आपका नए चैप्टर का जो सम रहेगा, वो सब में कुछ लास्ट चैप्टर का भी कंसेप्ट इंक्लूड रहेगा और हमेशा ऐसे ही सम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको पीछे वाला कंसेप्ट भूलना नहीं है, वो कंसेप्ट आपको याद ही रखना है और आपको उसी तरह से प्रोसीड करना है। तो देखो क्या पूरा है, इन हैबस प्रोसेस 30 लीटर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर्स ऑफ डाइनाइट्रोजन वे टेकन फॉर द रिएक्शन which yielded only 50% of the expected products. What will be the composition of gaseous mixture under the aforesaid condition in the end? देखो उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक हैबस प्रोसेस किया, उसमें डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन लिया है, ठीक है। कितना कितना लिया है? 30 लीटर्स 30 लीटर्स। तो उन्होंने बोला है वे टेकन फॉर द रिएक्शन विच यील्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसके बाद उन्होंने 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट उनको फाइनल में मिलता है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं हम लोगों को कितना उनको गैसेस मिक्सचर मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। तो हम लोगों को हर एक का वैल्यू निकालना है कि रिएक्शन में हम लोगों को डाइनाइट्रोजन कितना मिलेगा, अमोनिया कितना मिलेगा और डाइनाइट्रोजन कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबका हम लोगों को वैल्यू निकाल के उनको दिखाना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्वेश्चन में कुछ रिएक्शन दिया नहीं था, तो हम लोगों को ऑब्वियसली रिएक्शन बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन N2+3H2 gives 2NH, ये तो कॉमन रिएक्शन है अमोनिया का, ये सबको पता है, ठीक है। तो इनिशियली उन लोगों ने हम लोगों को कितना वैल्यू दिया था? 30 लीटर्स दिया था, ठीक है। तो और रिएक्शन ऑब्वियसली प्रोसेस नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका स्टार्टिंग का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। देन एट इक्विलिब्रियम हम लोगों ने कंसिडर किया कि 30 - x 30 - 3x एंड यहाँ पे आएगा 2x। तो इसका मैंने x कंसिडर किया NH3 के लिए, तो NH3 के कितने मोल से? 2 है, तो इसलिए 2x आ गया, ठीक है। तो 30 और इसका कितना आएगा? H2 कितने मोल से? इनिशियल 3 थे, तो इसलिए 30 - 3x आ गया। मैंने NH3 के लिए x कंसिडर किया था, तो अगर 2 मोल्स होंगे तो 2x, सिमिलरली H2 के लिए x ही होगा, तो 3 मोल से इसलिए 3x। पर यहाँ पे देखो N2 के लिए सिंगल है ना, N2 1 ही है, तो 30 - x ही आ गया, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम उसका वैल्यू इतना होना चाहिए। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर का, जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ लॉज याद रखने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ लॉज पढ़े थे, 4 लॉज, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो लॉज क्या थे? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ डिफाइनेट कंपोजिशन था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन था, और एक गे लुसैक लॉ था जो कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस था। तो इसमें हम लोग को वो गे लुसैक लॉ जो है वो एप्लीकेबल करना है, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर, इसका मतलब आपको कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? तो कंबाइन वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, गे लुसैक लॉ यहाँ पे आपको एप्लीकेबल होगा। मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ लॉ क्या बोलता है। वो लॉ इस तरह से बोलता है कि when gases reacts together to produce gaseous products, the volume of reactants and products bear a simple whole number ratio with each other, provided volumes are measured at some temperature and pressure. तो देखो अगर आप लोग एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर कुछ वॉल्यूम मेजर करोगे, तो आपको उसका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वैल्यू रहेगा वो एक सिंपल वोल्ट रेशो में मिलेगा, ऐसा आपको ये लॉ क्लियरली बोलता है। तो देखो अगर मैं ये रिएक्शन कंसिडर करूँगा N2+3H2 gives 2NH3, तो मुझे जो रेशो है वो रेशो कैसे मिलेगा? देखो वो रेशो मुझे मिलेगा 1:3:2 में, ठीक है, बराबर, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अभी अगर मैं 1:3:2
1:3:2 में अगर मैं देखने जाऊंगा तो मेरे पास H2 कितना है, 30 लीटर्स है, राइट। तो इसका मतलब अगर मेरे पास H2 30 लीटर्स है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेरे पास N2 कितना होना चाहिए, 10 लीटर्स, और मेरे पास NH3 कितना होना चाहिए, 15 लीटर्स, राइट। तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू या फिर x का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू 10 लीटर्स होना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया, 10 लीटर लिया। देखो 10 लीटर ऑफ N2 और 20 लीटर ऑफ NH3 आपके पास होना चाहिए। देखो अगर मेरे पास 30 लीटर्स ऑफ H2 है तो मुझे अगर वोल्ट रेशो में अगर वो मिल रहा है तो अगर मेरा N2 कितना रहेगा, 10 लीटर, और मेरा NH3 कितना रहेगा, 20 लीटर्स, ठीक है। तो NH3 20 लीटर्स रहेगा तो सिंगल के लिए आपको NH3 कंसीडर करना है। तो 2x इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, 10 लूँगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 लिया तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलता है, x का वैल्यू मुझे मिला 5। तो मुझे x का वैल्यू 5 मिलने के बाद मैंने वो वैल्यू क्या कर दिया, वो वैल्यू मैंने ऊपर वाले जो 30 - x 30 - 3x और 2x में डाल दिया। तो NT के लिए क्या था, 30 - x, तो N2 के लिए 30 - x था, तो 30 - 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 लीटर्स। तो N2 का वैल्यू आया 25 लीटर्स। H2 के लिए कितना था, 30 - 3x था, तो 30 - 3 × 5 करूँगा तो मुझे मिलता है 15 लीटर। और NH3 के लिए अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना था, 2x, तो 2 × 5 करूँगा तो 10 लीटर। तो मुझे देखो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा हिंट था कि N2 का जो NH3 का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू गैसियस, तो हम लोग को रेशो मिलता है 1:3:2। अगर आपका H2 का वैल्यू 30 लीटर्स है तो N2 कितना होना चाहिए, 1 लीटर, राइट। ये रेशो के हिसाब से। और आपका NH3 कितना होना चाहिए, 20 लीटर्स। तो आपका NH3 20 लीटर्स होना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 लीटर्स ही ले रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 10। इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि उन्होंने सम में आपको क्लियरली मेंशन किया था कि विच यील्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट NH3 कितना था, 20 लीटर, पर आपको मिल कितना रहा है, सिर्फ 50%। मतलब कितना मिलना चाहिए, 10 लीटर। इसलिए मैंने 2x का वैल्यू क्या लिया है, 10 लीटर लिया। देखो यहाँ पे मैंने नीचे आपको वैसे कंसिडर करके भी दिखाया है, एज पर क्वेश्चन वी गेट ओनली 50% यील्ड वॉल्यूम, सो वी गेट 10 लीटर ऑफ NH3, ठीक है। तो 10 लीटर कहाँ से आया, तो 20 लीटर यहाँ से मिला रेशो से, और इसलिए उसका 50% कितना होता है, 10 लीटर। इसलिए मैंने 2x को इक्वेट किया किससे, 10 से। नहीं, अगर वो बोलते कि आपको 100% यील्ड वॉल्यूम मिलता तो आप लोग 2x को किससे कंसिडर करते हैं, 20 लीटर से, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ट्रिक याद रखना है। तो मुझे x का वैल्यू 5 आया, मैंने 5 सब में डाल दिया, मुझे आंसर मिल गया। तो N2 25, 15 और 10, तो आपको ये किधर दिख रहा है, 25, 15 और 10, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप लोग फिर से डाउट पूछो, मैं आपको ये क्वेश्चन वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जैसे पॉसिबल होगा वैसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम N2O4 गिव्स 2NO2, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 and NO2 at equilibrium are 4.8 × 10⁻² and 1.2 × 10⁻² moles per liter रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज। देखो यहाँ पे कोई सिंपल फंडा नहीं है, आपको कुछ रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करना है, सिंपल सा Kc का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है, Kc का फॉर्मूला होता है NO2 डिवाइड बाई N2O4, तो NO2 डिवाइड बाई N2O4 आपका Kc का फॉर्मूला होगा। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन सबका देखे रखा था, तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने उठाया, उसका वैल्यू डाला अंदर और सॉल्व किया, तो मुझे ऑप्शन आता है 3 × 10⁻3, ठीक है। तो इसका ये आंसर है। ऑप्शन ऊपर दिए नहीं थे तो ठीक है, हम लोग का फाइनल आंसर इज राइट आंसर, 3 × 10⁻3। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम हम लोगों को बोलता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + O2 गिव्स 2NO। देखो यहाँ पे जो N2 दिया है, O2 दिया है, वो सब गैसियस फेज में दिया है, सब गैसियस फेज में दिया है। इसका मतलब कि ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन का सम है, ठीक है। एट टेम्परेचर T इज 4 × 10⁻⁴। आपको Kc का वैल्यू दिया है कौन सी रिएक्शन के लिए, N2O2 गिव्स 2NO के लिए। तो Kc का वैल्यू कितना दिया, 4 × 10⁻⁴। अभी आपको Kc का वैल्यू निकालना है किस रिएक्शन के लिए, NO + ½ N2 + ½ O2, ठीक है। इसके लिए आपको Kc का वैल्यू निकालना। देखो मैंने थ्योरी क्वेश्चन में एक स्लाइड में एक फ़ोटो डाला था, उसमें क्लियरली हम लोगों ने दिखा था कि अगर मेरा एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन मैं अगर उल्टा करूँगा तो मुझे Kc क्या मिलेगा, और ऊपर वाले और नीचे वाले Kc में क्या रिलेशन रहेगा। अगर मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगा और अगर उसको मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे Kc के वैल्यू में क्या रिलेशन मिलेगा। तो
वो फॉर्मूला, वो फंडा यूज़ करके आपको यहाँ पे सम सॉल्व करना है, ठीक है। और सेम फंडा यहाँ पे यूज़ करना होगा। देखो अभी ये मैंने पूरा ब्रीफ में सॉल्व किया है। आपको एक्चुअली अगर वो फंडा याद है तो पूरा ब्रीफ में सॉल्व करने का ज़रूरत है नहीं, तो आपको ये आसानी से हो जाएगा। तो मेरा केमिकल रिएक्शन होता है N2 + O2 गिव्स 2NO। तो मेरा इसका लिए Kc का वैल्यू उन्होंने दिया था 4 × 10⁻⁴, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, हमने को ये केमिकल रिएक्शन के लिए अपने को Kc का वैल्यू निकालना है। तो सबसे मैंने पहले क्या किया, ये वैल्यू के लिए मैंने Kc का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो मुझे ये फॉर्मूला आता है NO2 डिवाइड बाय N2 × O2, ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, मैं ये रिएक्शन दिख कैसे रहा है, थोड़ा उल्टा किया है और हाफ किया है, राइट। ये ऊपर वाले रिएक्शन को उल्टा किया है और क्या किया है, हाफ कर दिया। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले रिएक्शन को क्या करूँगा, उल्टा करूँगा। तो ऊपर वाले रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, तो मुझे उल्टा करने के बाद आया N2O2 डिवाइड बाय NO⁻²। मतलब कि ऊपर वाले रिएक्शन का एग्जैक्ट इन्वर्स इसमें मुझे मिल रहा है, ठीक है, राइट। देन अभी मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले जो Kc था और ये जो Kc डैश था, इसको मैंने कंपेयर कर लिया। तो मुझे देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया Kc = 1/Kc डैश। अभी मैं क्या करूँगा, जो हम लोगों ने इसको उल्टा किया था वही रिएक्शन को मैं वापस क्या करूँगा, इसको हाफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को मैं हाफ कर दूंगा। तो अगर मुझे ये रिएक्शन को हाफ करना है तो मैं क्या करूँगा, NO हाफ N2 और हाफ O2। तो Kc डैश के लिए मैंने वापस ये रिएक्शन के लिए मैंने आपका जो था वो Kc डैश निकाला, Kc डबल डैश। तो मुझे यहाँ पे रिलेशन मिलता है √Kc डैश, मतलब कि ऊपर जो मेरा Kc डैश आया था वो इसके लिए क्या रहेगा, √Kc डैश। तो हम लोग को यहाँ पे देखो कंपेयर करने के बाद ये रिलेशन मिला था, तो Kc डैश की जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर डाल दिया, राइट। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट। तो अगर मैं रूट हटाना है तो Kc डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो Kc डैश इक्वल टू Kc डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये जो कंपेयर करने के बाद मुझे फॉर्मूला एग्जैक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, Kc = 1/Kc डबल डैश का स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, Kc डबल डैश चाहिए। तो Kc डबल डैश को मैं क्या करूँगा, Kc का वैल्यू जो हम लोगों को सम में दिया तो वो डाल दिया। उसके बाद मुझे Kc डबल डैश का वैल्यू मिलता है 50। देखो ये हो गया इस तरह से, राइट। अभी आपके पास ये तो बड़ा सा सॉल्व करके आपको इसका आंसर आया, इतना टाइम जाएगा। JEE में बस टाइम होता नहीं है, सिर्फ 1.5 मिनट होता है एक सम सॉल्व करने के लिए। 1.5 मिनट में इतना सम सॉल्व होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने वो, अगर आप लोग फर्स्ट स्लाइड देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड में, मतलब फर्स्ट लेक्चर के स्लाइड में मैंने थ्योरी में एक रिलेशन दिया था कि रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगा तो उल्टा करूँगा तो क्या रिलेशन मिलेगा, और हाफ करूँगा तो क्या रिलेशन मिलेगा। देखो तो अगर रिएक्शन सीधा रहेगा और अगर उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे ऊपर वाले का Kc और नीचे वाले का Kc में सिर्फ इन्वर्स का रिलेशन मिलेगा, मतलब कि Kc = 1/Kc डैश, ये रिलेशन मिलेगा। और अगर मैं रिलेशन को हाफ कर दूंगा, मतलब कि अगर रिएक्शन को हाफ कर दूंगा तो मुझे मिलेगा Kc डैश √Kc। तो मुझे इस तरह से रिलेशन मिलेगा अगर मैं हाफ कर दूंगा तो, राइट। तो सेम फंडा यहाँ पे आप लोग शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ करके भी कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो रिलेशन कैसे आता है, तो ये सब में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप। नेक्स्ट सब में चलते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे, वो न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने Kc फाइंड आउट करे थे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोई यूनिट वगैरह फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे भी सम आ सकते हैं कि वो लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन द यूनिट्स। तो कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा है कि आपको Kc लिखना है, ठीक है। आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है, वो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से आपको Kc लिखना है। तो अगर मैंने केमिकल रिएक्शन के हिसाब से अगर मैंने Kc लिख दिया तो मुझे क्या आएगा, C2H6 डिवाइड बाई C2H4 इंटू H2, ठीक है। तो ये मेरा Kc हो गया। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो मैंने C2H6 की जगह पे मोल्स पर लीटर डाल दिया। सेम C2H4 का भी मोल्स पर लीटर ही फॉर्मूला रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला सेम होता है। तो इसके जगह पे मैंने C2H4 डाल दिया और H2 के जगह पर भी C2H4 डाल दिया, सॉरी H2 के जगह पे मैंने मोल्स पर लीटर का फॉर्मूला डाल दिया। तो मोल्स पर लीटर अगर करूँगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर डिवाइड बाई लीटर स्क्वायर, राइट। और ऊपर रहेगा मोल्स पर लीटर। तो मोल्स कट होने के बाद मोल्स और मोल्स कट हो जाएगा, लीटर और लीटर कट हो जाएगा, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा Kc = लीटर पर मोल्स। देखो यहाँ पे हर बार आपको Kc = लीटर पर मोल्स मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन था जिसमें आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था नहीं, ठीक है। तो अगर आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए आसान हो गया। तो अगर रिएक्टेंट के साइड में 2 कंपोनेंट है और अगर प्रोडक्ट के साइड में भी 2 कंपोनेंट अगर इन्होंने दिए होते और उनका कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होता तो एक चीज़ याद रखना, Kc का कोई यूनिट ही नहीं होता, क्योंकि मोल्स पर लीटर डिवाइड बाय मोल्स पर लीटर सब कट हो जाता
और कुछ बचता ही नहीं, तो किसी का आपको यूनिट मिल भी सकता है, किसी का आपको यूनिट मिल भी नहीं सकता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग केसी का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आसान था, कुछ इसमें ज़्यादा टफ दिमाग लगाने वाला सम था नहीं है, पर फिर भी एक अलग सा थोड़ा सा सम था, इसलिए मैं करवाना चाहता था, ठीक है। अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे, अभी हम लोग थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस के भी ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो कुछ ऐसे इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर के एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी तक ये चैप्टर खत्म नहीं है, इसके बाद और एक लेक्चर लूँगा मैं, क्योंकि हम लोग का लेक एटलस प्रिंसिपल वगैरह बाकी है, तो उसके ऊपर और एक थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो या फिर क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोगों को भी सॉल्व करना है। केपी और केसी के रिलेशन के बीच में भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी हम लोगों को सॉल्व करना है। फिलहाल एक और एक लेक्चर आपका जाएगा, ठीक है, एक आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का। और देखो थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ 7, 8 या 10 कोई थ्योरी क्वेश्चन है शायद, हाँ 10 थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहला तो अपना क्वेश्चन है, इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी इस्टेब्लिश टू व्हेन। देखो इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी इस्टेब्लिश टू व्हेन, ये आपको क्या बोलता है कि आपका इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन में। देखो म्यूचुअल अपोजिट रिएक्शन अंडरगो, ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर म्यूचुअल अंडरगो अपोजिट रिएक्शन होगा तो इसका मतलब कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आपका इक्विलिब्रियम होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ द म्यूचुअल रिएक्शन बिकम इक्वल, ये हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द म्यूचुअल रिएक्शंस बिकम इक्वल। क्यों ये हो सकता है? क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम फॉर्म होने का फॉर्मूला क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसलिए जो वेलोसिटी मतलब आपका रेट होता है, स्पीड होता है, रिएक्शन का स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड जितना रहेगा उतना ही आपका रिवर्स रिएक्शन का स्पीड रहेगा। देखो अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डालोगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपका रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, राइट। पर अगर आप लोग कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट डालोगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैटलिस्ट दोनों साइड का स्पीड इक्वल कर देता है या फिर सेम इक्वल स्पीड बढ़ाता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही आपका रिवर्स रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी और क्या होता है, वही तो होता है। तो इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिप्रेजेंट एन इक्विलिब्रियम, इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो आपको इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फेजिंग ऑफ आइस इन एन ओपन वेसल, टेम्परेचर ऑफ द आइस इज कांस्टेंट। देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड में भी एक पॉइंट मेंशन किया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी भी ओपन वेसल में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी भी ओपन वेसल में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गया क्योंकि ओपन वेसल में हो रहा है। देन बी ऑप्शन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द एयर इन अ बलून, टेम्परेचर ऑफ द बलून इज कांस्टेंट। हाँ देखो अभी ये ऑप्शन राइट हो सकता है और ये ऑप्शन राइट भी है, क्योंकि आपका जो बलून है वो बलून तो बंद होता है, बलून एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें कुछ वाटर ड्रॉप्स हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। देन तो बी ऑप्शन इज राइट, हम लोग को देखना है कि और ऑप्शन भी करेक्ट है क्या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, वाटर इज बॉइलिंग इन एन ओपन वेसल, अगेन यहाँ पे ओपन वेसल आ गया तो आप लोगों को ये वैसे ही रिजेक्ट करना है, ठीक है। डी ऑप्शन, ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी आर करेक्ट फॉर द इक्विलिब्रियम, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ बी ऑप्शन ही राइट है, क्योंकि बी बलून है और बलून ही क्लोज्ड है, क्लोज्ड वेसल जैसा काम कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन दिस स्टेट इज टर्म्ड एज, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन दिस स्टेट इज टर्म्ड एज। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी आता है, इन अ केमिकल रिएक्शन ए इज इक्वल टू बी और ए इज रिवर्सिबल बी, द सिस्टम विल बी नोन इन इक्विलिब्रियम व्हेन, सिस्टम कब इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, अ कम्प्लीटली चेंजेस टू बी, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ये कम्प्लीटली चेंजेस टू बी, मतलब कि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये तो इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं होगा। देन बी ऑप्शन क्या बोलता है, 50% ऑफ द चेंजेस टू बी, 50% ऑफ ए चेंजेस टू बी। देखो 50% चेंजेस ए और बी, ये भी ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा कभी भी कहीं पे भी नहीं बोलता कि 50% ए में चेंज होगा तभी जाके बी में चेंज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए, जब तक वो स्ट्रेस्ड है तब तक वो अपना कंडीशन या फिर
प्रोसीड होते रहेगा। जब वो एक साइड का स्ट्रेस कम हो जाएगा तब जाके वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए टू बी एंड द बी टू ए ऑन बोथ द साइड्स आर सेम। यस, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। यस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड ओनली 10% ऑफ द ए चेंजेस टू बी, ये भी डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब कि फोर्थ में आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन, अ केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन reactions are completely transformed into products, the rates of forward and backward reactions are equal। देखो बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर इसलिए है क्योंकि आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। देन सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर मिनिमाइज, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। देन ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, तो इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, ये भी रॉन्ग है। देखो तो आपका बी ऑप्शन राइट है, उसने ऑब्वियसली क्लियर में बार बार बोलते नहीं रहूँगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है इक्वल, तो भी इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ये कितने बार बोलेंगे। तो फिफ्थ के लिए क्लियरली है कि बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इन द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेट वेदर। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये रिएक्शन कब आएगा ऐसे बोलता है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे ये पॉइंट कब आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ N2 and H2 आर रिएक्टिंग। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए आपका वॉल्यूम जो है इक्वल होना चाहिए। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी आ जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। देखो अगर मैं N2 का 3 लीटर लूँगा और बोलूँगा कि सॉरी H2 का मैं 3 लीटर लूँगा और N2 का 1 लीटर लूँगा, तभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। और ये रिएक्शन ऐसे ही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वॉल्यूम सेम होगा। बी, इक्वल मासेस ऑफ N2 and H2 आर रिएक्टिंग, इक्वल मासेस ऑफ N2 and H2, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका मास भी सेम होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए। ये सारे के सारे लॉज जो है वो सब लॉज फर्स्ट इसमें आते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। देन सी, द रिएक्शन हैज स्टॉप, या द रिएक्शन स्टॉप होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। तो ये तो आपका तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या फिर रिवर्स रिएक्शन होगा। ये तो रिएक्शन, देखो इक्विलिब्रियम कभी भी रिएक्शन कंप्लीट होता है क्या, इट नेवर स्टॉप्स, तो ये स्टॉप होगा नहीं। तो ऑप्शन डी, अभी इससे ऊपर के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो राइट होगा। तो ऑप्शन डी आपको बोलता है द सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड एज इज द डीकम्पोज इनटू N2 and H2। यस, ये हो सकता है कि आपका जो है वो सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म हो सकता है जब आपका N2 and H2 डीकम्पोज होगा, मतलब कि जितना N2 और H2 डीकम्पोज होगा उतना ही अमोनिया फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपको बोला है। हम लोगों ने ऊपर जो हैबर्स प्रोसेस का जो सम देखा तो वो यही टाइप का था 6 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन PCl3 गैस प्लस Cl2 गिव्स PCl5, ठीक है, गैसेस। तो ये देखो ये होमोजेनस वाला अगेन केमिकल रिएक्शन है। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू द राइट बाय, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आपका कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, राइट हैंड साइड में, मतलब PCl5 के साइड में शिफ्ट होना चाहिए। ये कब शिफ्ट होगा ये आपको बताना है। तो कब शिफ्ट होगा ये देखो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऐसे जरूरी नहीं कि आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो आपका रिएक्शन है वो शिफ्ट होगा। पर देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन शिफ्ट ज़रूर होगा, पर उन्होंने बोला नहीं है कि आपको कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पूरा रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। देन ऑप्शन बी देखो, डबलिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल करने पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है। देन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ द Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हाँ ये राइट आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं Cl2 का वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, PCl5 के डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने Cl2 का वॉल्यूम नहीं, आप लोग बोलोगे कि Cl2 में नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। Cl2 में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिए, तो वो रिएक्शन जो है वो कहाँ प्रोसीड हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो गया, मतलब PCl5 के डायरेक्शन में प्रोसीड हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर 7। ओके, देन 8 पे जाते हैं। इफ द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड टू द रिवर्स रिएक्शन इज, इफ अ सिस्टम is at equilibrium the rate of forward to the reverse reaction is,
देखो अगर आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और द रेट ऑफ फॉरवर्ड टू द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा, तभी आपका सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर में होगा, ये कब होगा ये आपको वो लोग पूछ रहे हैं। देखो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इक्विलिब्रियम इज मेंटेन रैपिडली, ये जरूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रैपिडली नहीं होता, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है आपके इक्विलिब्रियम रैपिडली मेंटेन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स बिकम सेम एट इक्विलिब्रियम, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम सेम एट इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं बोलता इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। देखो हम लोगों ने ऊपर एक सम लिखा था कि एक का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर था, दूसरे का 3 मोलर था, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का सेम था, फिर भी इक्विलिब्रियम में था ना, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होना भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंट बट डिफरेंट, यस ये हो सकता है। देखो द ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वो बोल रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द रिएक्शन, बट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या बोलते हैं, बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑकर्स एट द ऑल टाइम विद द सेम स्पीड, यस ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो राइट। तो डायनामिक नेचर के लिए बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑकर्स एट द ऑल टाइम्स विद द सेम स्पीड, ये होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप लोग अगर बर्तन में पानी लोगे, तो बर्तन में पानी लेके उसके ऊपर ढक्कन रखोगे तो उसमें इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। आफ्टर सम टाइम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा रेट, तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ कर सके ऑल टाइम, और पानी इवेपोरेट हो रहा है अगेन कंडेंस हो रहा है, ये तो डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी भी राइट है। तो देखो ये सब में ऑप्शन सी भी राइट है और ऑप्शन डी भी राइट है, तो इसके दो ऑप्शन राइट है। पहले वाले एग्जाम्स में ऐसा होता था, आपके टाइम में ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन राइट होंगे, पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग अच्छी बात है कि भाई हाँ, तो दोनों ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज टर्म एज, देखो अगेन द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स of a substance present in a unit volume is termed as, gram molecules is equal to what, number of moles, number of moles per volume is equal to आपको क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका सी आंसर भी राइट है। अगेन एक्टिव मास भी सेम ही होता है, तो एक्टिव मास का फॉर्मूला भी ग्राम मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम होता है और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला सब लोगों को पता ही है, तो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी एंड डी आल्सो राइट ऑप्शन। तो हम लोगों ने बहुत सारे जो टफ टाइप के थोड़े हार्ड क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट अगर वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपका ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जो लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 3 लेक्चर का। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी देखा, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक सम देखे 5-6, ये लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे सम्स देखे जिसमें थ्योरी भी था, जिसमें कुछ फॉर्मूलाज भी थे, जिसमें आपको यूनिट्स भी निकालने का था, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन लॉस के लॉस भी आपको यूज़ करना था। और अगेन यहाँ पे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी थे जो आपको शायद पूछ सकते हैं, वो टाइप के पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, आपको कुछ इसी टाइप के सम आएंगे और इसी टाइप का थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पास हम लोगों को अभी केपी और केसी के बीच का जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो रिलेशन के ऊपर सम्स करना है। देन लेग एटलस प्रिंसिपल बाकी है, तो उसके ऊपर कुछ सम्स करना है। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग वो सम्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़ना, वीडियो देखना, कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लेना सर से, मेरे पास नंबर पे मैसेज कर लेना। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो घर पे रहो और सेफ रहो और सुरक्षित रहो। बाय बाय फ्रेंड्स।